हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं 5 अप्रैल का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो देखो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है आज का। हाल ही में किस बैंक ने फोन पे के साथ फास्टैग जारी करने के लिए साझेदारी की है? तो ये की है आईसीआईसी बैंक ने। अब मैं आप लोगों को पहले फास्टैग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि फास्टैग होता क्या है। तो देखो, फास्टैग है ना, वो टोल प्लाजाओं पर शुल्क के, जो हम शुल्क पे करते हैं जब भी आप टोल पर से कोई भी आप 4 व्हीलर या बस या ट्रक कुछ भी पास होता है, तो वहां पर आप लोगों को एक टोल टैक्स देना पड़ता है। अब उस शुल्क को जो इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के जरिए पे करने की एक सुविधा प्रदान की गई है गवर्नमेंट द्वारा, उसे ही फास्टैग कहा जाता है। और अब ये पूरी तरीके से मैंडेटरी कर दिया गया, हर गाड़ी पर फास्टैग होना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। इसके बिना गाड़ी आपके पास नहीं हो सके, और इससे आपको कई सारी सुविधाएं भी मिलती हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप लोगों को अब जो टोल है ना, वहां पर अपनी गाड़ी नहीं रोकनी पड़ती। आप सिर्फ और सिर्फ पास कीजिएगा फास्टैग के जरिए, आपका जो टोल है वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है आपके अकाउंट से, और आप लोगों को बहुत ही ज्यादा सुविधाओं का सामना करना पड़ता है, और कोई भी आपको ट्रैफिक वगैरह नहीं मिलता है। सबसे बड़ी चीज है। तो ये जो अब है ना, ये फोन पे के साथ फास्टैग की जारी करने की साझेदारी की है आईसीआईसी बैंक ने। अब तक होता क्या था कि आप लोगों को या तो टोल प्लाजा पर जाना पड़ता था, या फिर कई स्टोर बनाए गए थे, वहां से आप लोगों को ये फास्टैग करना पड़ता था। लेकिन अब आप लोगों को, अगर आप फोन पे यूजर्स हैं, तो आपको आईसीआईसी बैंक में अकाउंट है, तो आप वहीं से ऑनलाइन इस चीज को परचेज कर सकते हैं। फोन पे अभी इस समय पर अगर हम बात करें तो मोर देन 280 मिलियन पीपल्स हैं, ठीक है। और जो आईसीआईसी के बैंक के जो होल्डर्स हैं, मतलब अकाउंट जो होल्डर्स हैं, और वो लोग अब आसानी से फास्टैग को ऑर्डर कर सकते हैं, और उससे ट्रैक भी कर सकते हैं कि कब उनके पास वो आ जाएगा। साथ साथ देखो, फोन पे के जितने भी यूजर्स हैं, चाहे वो फिर किसी भी बैंक के हों, ग्राहक हों, उन्हें फास्टैग खरीदने के लिए दुकान पर जाना पड़ता था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन जो आईसीआईसी वाले हैं वो अब यहीं से खरीद सकते हैं। और साथ साथ जो आईसीआईसी बैंक है ना, वो पहला बैंक बन गया है, भारत का पूरा भारत का पहला बैंक बन गया है जिसने फोन पे पर फास्टैग परचेज करने के लिए, ऑनलाइन परचेज करने के लिए इसे अलाउ कर दिया है। तो ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। देखो, एनपीसीआई, आईएचएमसीएल और एनएचआई टोल भुगतान को पूरी तरीके से डिजिटल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम आईसीआईसी बैंक के बारे में। आईसीआईसी बैंक की जो स्थापना है वो कब हुई थी? स्थापना हुई थी इसकी का शायद 1892 के आसपास, शायद अप्रोक्स, मेरे को कंफर्म याद नहीं आ रहा है। लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो आप लोग याद रखिएगा, वो है मुंबई, महाराष्ट्र में। साथ साथ इसके एमडी और सीईओ की अगर हम बात करें तो वो हैं संदीप बख्शी। एक सेकंड में आपको अच्छी सी स्लाइड पर बता देता हूँ। ओके, इसके एमडी और सीईओ हैं संदीप, एक सेकंड, संदीप बख्शी, संदीप बख्शी, ठीक है जी। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। साथ साथ देखो, फोन पे के बारे में बता देता हूँ। फोन पे का अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है, जो कि कर्नाटक में है, ठीक है जी। और अगर हम इसके एमडी और सीईओ की बात करते हैं तो वो हैं समीर निगम, ठीक है जी। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का कौन सा रेलवे जोन देश का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन बन गया है? तो ये बन गया है पश्चिम उत्तर रेलवे। अब देखो, इसके साथ साथ आप लोगों को कुछ और चीजें बता देता हूँ। ये हैं भारत के कुल मिलाकर अभी तक के 17 रेलवे जोन्स हैं, और ये उनके हेडक्वार्टर्स की लिस्ट है। देखो, सेंट्रल रेलवे जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ईस्टर्न रेलवे जिसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में, ईस्ट सेंट्रल रेलवे जिसका हेडक्वार्टर है हाजीपुर में, ईस्ट कोस्ट रेलवे जिसका हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर में, नॉर्दर्न रेलवे जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे जिसका हेडक्वार्टर है गुवाहाटी में, नॉर्थर्न ईस्टर्न रेलवे जिसका हेडक्वार्टर है गोरखपुर में, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जिसका हेडक्वार्टर है इलाहाबाद में, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जिसका हेडक्वार्टर है जयपुर में, साउदर्न रेलवे जिसका सदर्न रेलवे जिसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में, साउथ सेंट्रल रेलवे जिसका हेडक्वार्टर है ये कुछ जगह है अजीब सी, यहाँ याद नहीं आ रहा मैं इसको, इसका कुछ है। आप लोगों को अगर पता हो तो आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला है साउथ ईस्टर्न रेलवे जिसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में,
साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जिसका हेडक्वार्टर है बिलासपुर में। अगला है साउथ वेस्टर्न रेलवे जिसका हेडक्वार्टर है हुबली में। अगला है वेस्टर्न रेलवे जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जिसका हेडक्वार्टर है जबलपुर में। और द मेट्रो रेलवे जिसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। ठीक है, ये सब के सब डिविजन्स हैं जो कि इनके बांटे गए हैं और ये इनकी वेबसाइट है जहां पर आप लोग इनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर 17 जोन्स हैं जिसमें से देश का पहला ऐसा जोन बन गया है पश्चिम मध्य रेलवे, जिसे आप कहना चाहो तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे भी कह सकते हो। तो ये जो रेलवे है ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है, यानी कि पूरी तरीके से यहाँ पर कोई भी तरह का ईंधन यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग की याद रखिएगा। बाकी देखो जो इसको कुछ ही मतलब क्या बोलते हैं उसे, आप कोई टीम होती है जो इसे सर्टिफाइड करती है कि ये चीज अब ये फुली इलेक्ट्रिफाइड है। तो देखो राजस्थान राज्य में कोटा चित्तौड़गढ़ रेलवे खंड जो है के सीसीआरसी ने इसका निरीक्षण किया और कमीशन के बाद भारतीय रेलवे के जो पश्चिम मध्य रेलवे उसको पूरी तरीके से विद्युतीकरण का खिताब दिया गया कि हाँ यह पूरी तरीके से विद्युतीकरण हो गया है। इसकी अगर हम लंबाई की बात करें, ये कितने किलोमीटर की रेलवे लाइन आती है, तो 3012 किलोमीटर की रेलवे लाइन आती है जो कि इसके अंतर्गत है, जो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफाइड हो चुकी है। जो रेल मंत्री हमारे पीयूष गोयल उन्होंने ये बताया है कि यहाँ पर जितनी भी अब ट्रेनें हैं ना वो अब फुली इलेक्ट्रिफाइड हो चुकी हैं और अब तेज गति से चल सकती हैं, जिससे कि ईंधन की बचत होगी, यात्रा में समय की बचत होगी, साथ साथ पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा क्योंकि इससे अब जो ईंधन जलता था उससे धुआं वगैरह निकलता था वो चीज़ अब पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। तो इससे ईंधन मतलब बचेगा और साथ साथ जो पर्यावरण है उसको भी लाभ मिलेगा। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले। तो अगला है, हाल ही में प्रकाशित हुई डॉक्टर शैलेंद्र जोशी की पुस्तक सुपारी पालन का विमोचन किसने किया है? तो देखो ये विमोचन किया है भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने। देखो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर विमोचन करते हुए। और इस पुस्तक को लिखा किसने है? इस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर शैलेंद्र जोशी ने, सुपारी पालन। ठीक है, सुपारी पालन जो बुक है ना ये एक पहले से मतलब जो किताब है एक तेलंगाना के पूर्व मुख्य सचिव श्री S.K. जोशी के द्वारा लिखित पुस्तक इको टी कॉलिंग टुवर्ड्स पीपल, उसको तेलुगु अनुवाद है, ये तेलुगु में ये अनुवाद किया गया है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। बाकी देखो रमेश निशंक पोखरियाल, ये इनके बारे में आप लोग जानते होंगे, ये भारत के शिक्षा मंत्री हैं। ओके, और अगर हम जीत थैल की बात करें तो जीत थैल ने अभी एक किताब लिखी थी जिसके बारे में आप लोगों को कल या परसों पढ़ाया था, नेम्स ऑफ द वुमेन। और समीर जोशी की अगर हम बात करें, समीर जोशी ने किताब लिखी है माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि अप्रैल 2021 में किस देश के विदेशी श्रमिकों के वीजा H1B पर प्रतिबंध की अवधि समाप्त हो रही है? तो ये हो रही है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। अब देखो ये होता क्या है, वीजा के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। वीजा क्या होता है? वीजा अगर आप लोग किसी दूसरे देश में जाते हैं, भारत से अगर आप किसी दूसरे देश में जाते हैं तो आपकी पहचान के लिए आपका पासपोर्ट होता है कि आप लोग भारत के नागरिक हैं और वहां पर रहने के लिए आपको वीजा लेना पड़ता है और जितने दिनों का वीजा मिलता है उतने दिन आप लोग वहां पर रह सकते हो। अब देखो वीजा में भी ना कई तरीके के वीजा होते हैं, मतलब हर एक पर्पज के लिए अलग अलग वीजा आप लोगों को दिया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर आप बिजनेस के सिलसिले में जा रहे हैं या आप घूमने जा रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों को कुछ टाइप बी वीजा मिलता है। ठीक है, और अगर आप लोग जैसे वर्क से जा रहे हैं, मतलब काम करने के लिए जा रहे हैं या काम ढूंढने के लिए जा रहे हैं, तो आप लोगों को ये जैसे H है और L है, O है, P है, Q है, इस तरीके के वीजा मिलते हैं। सबका अलग अलग काम होता है। जिस तरीके से आपका काम होता है, जैसे आप कुछ कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो उसके हिसाब से अलग वीजा, और अगर आप जैसे श्रमिक यानी कि लेबर वर्क के लिए जा रहे हैं तो ये काइंड ऑफ H1 वीजा, इस तरीके से वीजा मिलता है। और अगर आप स्टूडेंट है मतलब पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आपको F या M वीजा मिलता है, डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं वहाँ पर। और अगर आप जर्नलिस्ट हैं और मीडिया के पर्पज से जा रहे हैं तो आपको I वीजा मिलता है। और भी कई तरह के वीजा होते हैं, आपको हर एक पर्पज के लिए अलग अलग वीजा मिलता है और अलग अलग देशों में अलग अलग वीजा मिलता है। अब यहाँ पर था क्या, देखो जो H1B वीजा है ना ये भारत के लोगों को दिया जाता है, वो जो लोग विदेश मतलब यूएसए में काम करने के लिए जाते हैं, श्रमिकों के तौर पर, मजदूरों के तौर पर वो काम करने के लिए जाते हैं, उनको दिया जाता है। लेकिन पिछले साल की अगर हम बात करें तो जून 2020 में जो उस समय पर राष्ट्रपति थे वहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इस पर बैन लगा दिया था। और ये बैन था 31
मार्च 2021 तक, जिसकी अवधि अब समाप्त हो गई है और अब भारत से लोग जा सकते हैं। और तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे ना, वो जो डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने इस पर बैन लगाया था। और इस समय जो राष्ट्रपति है ना, जो बाइडन, उन्होंने इस पर अभी तक तो कोई बयान दिया नहीं है। और जैसे कोरोना के मतलब मामले बढ़ रहे हैं, हो सकता है इस पर फिर से बैन लगाया जा सके, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई भी खबर सामने नहीं आई है। तो देखो, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं यूएसए के बारे में। यूएसए की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है इस समय पर, वो है जो बाइडन। जो बाइडन, ठीक है। और ये 46वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के। और ये इन्होंने अभी हाल ही में 20 जनवरी को अपनी शपथ ग्रहण की, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला है, हाल ही में किस देश ने जानवरों का पहला कोविड-19 वैक्सीन बनाया है? तो ये बनाया है रूस ने। देखो, इंसानों के लिए भी सबसे पहला जो वैक्सीन जो निकाला था ना कोविड-19 के लिए, वो भी रूस ने ही निकाला था। रूस ने जो वैक्सीन निकाला था उसका नाम था स्पुतनिक 5, ठीक है। और अब इन्होंने जानवरों के लिए, क्योंकि जानवर भी उससे परेशान है, जानवरों को भी परेशानी हो रही है काफी ज्यादा, उनमें भी कोरोना वगैरह फैल रहा है, तो उन लोगों के लिए भी अब इन्होंने एक वैक्सीन निकाला है जिसका नाम दिया गया है कार्निवैक काओ। ये नाम दिया गया है अब, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है कि अब जो कार्निवैक काओ है, ये जानवरों के लिए कोविड-19 का वैक्सीन है। अब वैसे भारत में भी कई सारे वैक्सीनों को मंजूरी दी जा रही है और वैक्सीन लगाया भी जा रहा है। और यहाँ पर तो अगर हम बात करें रूस की, तो रूस में कई सारे वैक्सीन हैं जिनको मंजूरी दे दी गई है, कई सारे लगाए गए हैं और काफी अच्छे रिजल्ट वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। बाकी देखो, रूस के बारे में अगर हम बात करें तो रूस की जो कैपिटल है वो है मॉस्को। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला है, हाल ही में किसने लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? तो ये की है भारत की डीआरडीओ ने, ठीक है। डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है। और जो भारत के रक्षा मंत्री है ना, राजनाथ सिंह, उन्होंने डीआरडीओ को इसके लिए काफी ज्यादा बधाई भी दी है कि उन्होंने एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है। ये 9 किलो वजनी है, मतलब 9 किलो इसका वेट है। आप लोगों को सुनकर काफी ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन इससे पहले जो हैवी हैवी जैकेट्स हमारे जवान जो पहनते थे, वो इससे भी ज्यादा भारी हुआ करती थी। अब आप सोच सकते हैं कि भारतीय सेना कितनी ज्यादा मेहनत करती है। और ये जो जैकेट है ना, वो सारे के सारे जितने भी BIS मानक है उस पर खरी उतरी है। तो जिसका मतलब उद्देश्य है कि जो भारत में जो भारत की चीजें हैं, जैसे आत्मनिर्भर भारत का जो भारत का विजन है, उसको देखने साकार करने के लिए ये नवीन भारत द्वारा उत्पादन, डिजाइन है और डेवलपमेंट है जो कि अभी बनाई गई है। अब ये पूरी तरीके से सेफ है, पूरी तरीके से मानकों पर खड़ी उतरी है और अब भारतीय सेना को ये काम में लाई जाएगी। तो देखो, डीआरडीओ के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ की जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। डीआरडीओ की स्थापना है 1958 में की गई थी। डीआरडीओ होता है डिफेंस ठीक है, आप लोगों को अगर याद रखना है तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ओके, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अगर इंग्लिश में आप लोग याद रखना है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। देखो, ये कुछ है, इस तरीके से दिखती है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये आयोजित की जाती है उज्बेकिस्तान के राजधानी ताशकंद में। ये जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है उसने अभी फैसला लिया है कि ये कहाँ पर की जाएगी, तो ये की जाएगी उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। और अब ये ना, ये 2023 में आयोजित की जाएगी, 2023 में आयोजित की जाएगी। और ये इसका 22वां संस्करण होगा, 22nd संस्करण होगा। तो इसकी घोषणा अब कर दी गई है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया जा रहा है तेलंगाना में। तेलंगाना में ये एक संयंत्र, जैसे आप ये लोग ये चीज देख रहे हो ना, ये पिक्चर में देख रहे होगा आप लोग, तो यहाँ पर ये पानी के ऊपर तैरता हुआ एक संयंत्र बनाया जा रहा है, सौर ऊर्जा का प्लांट बनाया जा रहा है एक तरीके से आप कह सकते हो, जिसकी मतलब क्षमता होगी 100 मेगावाट बिजली उत्पादन की। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ओके, और इसका जो उद्घाटन है वो लगभग शायद हो सकता है मई महीने में कर दिया जाएगा। मई महीने में ये पूरी तरीके से बनके चालू हो जाएगा। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। और ये जो सोलर प्रोजेक्ट है ना, इसको नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जैसे हम कहते हैं NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसके द्वारा बनाया जा रहा है। बाकी देखो, तेलंगाना की अगर बात है तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद।
मुख्यमंत्री यहाँ के चंद्रशेखर राव और जो राज्यपाल हैं वो हैं तमिलसाई सौंदरराजन। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा तेलंगाना के बारे में। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो ये था आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कुछ ब्रेकिंग न्यूज जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि देश और दुनिया में आखिरकार चल क्या रहा है। तो भारत सरकार ने 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है और इस साल जो भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती मनाई जाएगी। भीमराव अम्बेडकर के बारे में आप सभी लोग बखूबी जानते होंगे। ये हमारे संविधान के निर्माणकर्ता कहे जाते हैं, जिन्होंने भारत का संविधान बनाया था जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी कहा जाता है। इतना बड़ा संविधान किसी देश का नहीं है। ओके, अगला है अक्षय कुमार के बाद 57 वर्षीय गोविंदा भी हुए कोरोना के पॉजिटिव। देखो अक्षय कुमार ने आज सुबह सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट डालकर बताया था कि वो कोविड-19 पॉजिटिव हैं और शाम होते होते गोविंदा ने भी ये खबर डाली है कि वो भी इस समय कोरोना से पॉजिटिव हैं। वो सारे के सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं डॉक्टरों की निगरानी में और घर में आइसोलेटेड है। अगला है बांग्लादेश में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और सोमवार से 7 दिन का फुल लॉकडाउन बांग्लादेश में लगा दिया गया। बांग्लादेश में रोज के काफी ज्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के, जिसको देखते हुए वहां की गवर्नमेंट ने 7 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है। अगला है शशिकला का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बॉलीवुड में शोक की लहर है। शशिकला ने लगभग 100 से ज्यादा मूवीज में काम किया है। ये 88 साल की थी और अब इनका निधन हो गया है। और ये मराठी, वैसे ये थी तो मराठी महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी और इन्होंने 100 से ज्यादा और कई भाषाओं में जो पिक्चरें हैं वो की थी। अगला है आईपीएल 2021 पर कोई खतरा नहीं है। बीसीसीआई ने 3 शहरों को स्टैंड बाय पर रखा है। देखो महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, बल्कि अगर मैं बात करूं तो पूरे देश में ही काफी ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। किसी दिन 89 के, किसी दिन 90 के, इस तरीके से केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो आईपीएल पर भी लग रहा है खतरा मंडराता जा रहा है कि हो सकता है आईपीएल कैंसिल भी हो जाए। लेकिन बीसीसी मतलब इस समय पर बीसीसीआई ने कहा है कि आईपीएल कैंसिल नहीं होगा, आप टेंशन ना लीजिए। अगर कोई भी खतरा होता है तो बीसीसीआई ने 3 शहरों को स्टैंड बाय पर रखा है, जिसमें एक है कानपुर, एक है दिल्ली, ठीक है, और एक है लखनऊ। तो इन 3 शहरों को स्टैंड बाय पर रखा गया है कि अगर कोई भी दिक्कत होती है, जैसे कि मुंबई में कई सारे मैच होने हैं, तो मुंबई में अगर कोई भी दिक्कत होती है, लॉकडाउन लगता है या कोविड के केसेस ज्यादा निकलते हैं, तो फिर इन जगहों पर वो मैच शिफ्ट कर दिए जाएंगे। साथ साथ आप लोगों को पता ही होगा या नहीं पता कि कई सारे खिलाड़ियों को भी कोविड-19 पॉजिटिव निकला है, जैसे कोलकाता के नीतीश राणा, ओके, और बेंगलुरु के जो देवदत्त पडिक्कल है वो, तो ये लोग अभी कोरोना से ग्रस्त हैं। अब देखना ही होगा कि आईपीएल किस तरीके से हो पाता है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो देखो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से बनाई थी मैंने, ओके, और शेयर कर देना दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी पढ़ सकें, और सब्सक्राइब कर लेना जाने से पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।